मुनाफे की मंडी में शुरुआत एक बड़ी खबर से जो कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में इम्पैक्ट डाल रही है। आपके सामने कुछ फ्लैशेस और इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ जाएंगे और इस पर नजर रखिएगा जरूर। चीन में सोने पर दी जाने वाली टैक्स छूट जो है वो खत्म की जा रही है। जी हाँ, बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स को लेकर ये खबर, ये छूट कई सालों से चल रही थी और अब इसे खत्म करने की बात है। चीन में सोने पर जो टैक्स छूट है उसे खत्म किया जाएगा। अब चीन में कंज्यूमर्स के लिए सोना खरीदना महंगा भी पड़ सकता है और चीन की राजस्व बढ़ाने की नीति का ये हिस्सा है। आपको बता दें, चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। इस कदम से ज्वेलरी सेक्टर पर दबाव बढ़ता हुआ दिख सकता है क्योंकि टैक्स छूट जो है इसे खत्म कर दिया जाएगा और चीन दुनिया का कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइस पर सेंटिमेंटल असर दिख सकता है। इसका इम्पैक्ट जो है एब्सोल्युटली प्रेशियस मेटल्स पर, इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड की चाल पे सोने के वायदे में नजर जरूर आ सकता है। चीन में सरकार का मकसद इंपोर्ट पर नियंत्रण लाना है और टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है और आज एशियाई मार्केट में सोने की कीमतों पर दबाव भी देखने को मिला था। तो नए गोल्ड टैक्स नियम का असर क्या होगा, ये आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये एक नया डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है जिससे प्रेशियस मेटल्स इन पर्टिकुलर गोल्ड पर एक इम्पैक्ट आता दिख जरूर सकता है, लेकिन शंघाई गोल्ड एक्सचेंज या फ्यूचर एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले स्टैंडर्ड गोल्ड पर अब वैट नहीं लगेगा, यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। छूट सिर्फ एक्सचेंज पर की गई डील्स पर मिलेगी। बाहर बेचने पर टैक्स जो है वो वापस से उसका प्रावधान लगाया जाएगा। अगर फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, पूरा ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री। वहीं निवेश के लिए खरीदे गए गोल्ड पर वैट लेवी एंड रिफंड पॉलिसी जो है वो लागू होती हुई दिखेगी। सारे के सारे डेवलपमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और फॉर्मेलिटीज और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। जब गोल्ड दोबारा बेचा जाएगा या प्रोडक्ट्स बनाकर बेचे जाएंगे तब सामान्य वैट ही देना होगा। जो गोल्ड कॉइन बनाते हैं उन्हें वैट देना होगा। वहीं गोल्ड निवेश के बजाय किसी और इस्तेमाल के लिए खरीदा गया तो वैल्यू एडेड टैक्स से छूट तो मिलेगी। नॉन इन्वेस्टमेंट गोल्ड पर 6% तक इनपुट वैट डिडक्शन की अनुमति होगी। वहीं गोल्ड को प्रोसेस कर बेचने पर वैल्यू एडेड टैक्स देना अनिवार्य हो जाएगा। नॉन मेंबर क्लाइंट्स को भी स्टैंडर्ड गोल्ड की खरीद पर वैट छूट मिलेगी और क्लाइंट्स भी 6% इनपुट टैक्स घटा सकते हैं। स्टैंडर्ड गोल्ड एक्सचेंज से बाहर बेचने पर सामान्य वैल्यू एडेड टैक्स देना होगा। लेकिन द क्रक्स इज कि चीन में जो सोने पर दी जाने वाली टैक्स छूट थी उसे खत्म किया गया है और ये कई सालों से चल रही थी। चीन के राजस्व को बढ़ाने की नीति का हिस्सा है ये पूरा का पूरा कदम। हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे सही मायने में समझते हैं कि इस पूरे डेवलपमेंट का असर ओवरऑल प्रेशियस मेटल्स इन पर्टिकुलर गोल्ड पर डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में कैसा पड़ता दिख सकता है। दिव्या गगलानी जी हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता है मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ और विपिन मजुमदार टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप तीनों का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप ये नए डेवलपमेंट के बारे में सुन रहे होंगे, आपके एक्सपर्ट लेंस से समझना चाहेंगे कि इसका असर किस तरह का पड़ता दिखेगा। मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल क्लियर चाइना ने बोला है कि अपने राजस्व को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ये टैक्स छूट खत्म करी है, क्योंकि गोल्ड का एक बहुत बड़ा पार्ट एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ रहा था। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड के अंदर एक काफी अच्छा डिमांड क्रिएट हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्स छूट खत्म की गई है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड के जो प्राइसेस है बहुत इंक्रीज हुए हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ी है, तो और उससे कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस पे टैक्स कम किया है। जैसा कि हमने इंडिया में भी देखा था कि पहले 15% कस्टम ड्यूटी लग रही थी, अब वो घटा के 6% कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टैक्स छूट कम की गई है तो उसका जो बेनिफिट है वो सरकार को मिलता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि यहाँ पे जो गोल्ड के प्राइसेस है अब चाइना के लिए महंगे होते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर अब चाइना को वो टैक्स जो रिबेट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो सेंटिमेंट है वो गोल्ड को लेके पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं चाइना के अंदर आपको गोल्ड महंगा होता हुआ दिखाई देगा और अल्टीमेट उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ता हुआ नजर आएगा। चांसेस है कि आपको बाकी ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड के भाव में थोड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं गोल्ड के भाव महंगे होंगे, तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको जो गोल्ड के भाव महंगे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट जिस तरह से हम बता रहे थे और अभी अनुज भी कह रहे हैं, चीन के राजस्व बढ़ाने की नीति का हिस्सा है ये
और इस पर खास तौर से मायने इसके समझना बेहद ज़रूरी है। बितपुन, आपसे भी आपका एक टेक समझना चाहेंगे। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर, ऐसे में इस तरह के रेगुलेशंस आना ओवरऑल किस तरह से प्रेशियस मेटल को इम्पैक्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू यू? देखिए अभी फिलहाल जो टैक्सेस बढ़ाने से मुझे नहीं लग रहा है बड़ा कोई डिमांड का बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना से। कि चाइना की तरफ से जिस तरह का मोस्टली डिमांड है ये मोस्टली फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स जो रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे, रिजर्व्स बढ़ा रहे, जो करेंसीज को घटा के। तो ये एक सेपरेट काइंड ऑफ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिजिकल डिमांड वहाँ पे में भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जितना जिस तरह से हम लोग का इंडिया में फिजिकल डिमांड होता है या मिडिल ईस्ट में होता है, चाइना में भी है लेकिन उतना एग्रेसिव नहीं है। तो मुझे ये जो एक्शन है उससे मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी मेजर जो फैक्टर्स है कुछ और है, ये तो छोटा मोटे टेक्निकल फैक्टर्स हो गया। तो मेजर फैक्टर है जो डॉलर जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है वो एक बड़ा फैक्टर है। करेंसीज वार है, क्रिप्टोज के नए एडिशंस है, स्टेबल कॉइन बैक बाय गोल्ड, उस तरह का बात चल रहा है। दीज आर मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो बाजार के लिए इम्पोर्टेंट। ये छोटा एक इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना बड़ा प्राइस मूवर फैक्टर नहीं है। नहीं तो प्राइसेस काफी वोलेटाइल दिख जाता है, लेकिन फिलहाल में थोड़ा सा बाजार रेंज जैसा ही ट्रेड कर रहा है, तो इट्स ए स्मॉल फैक्टर। लेकिन हाँ जो ग्लोबल में जिस तरह से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो और जिस तरह से पेपर गोल्ड का डिमांड हो वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या, जिस तरह से प्राइसेस ने पीक लिया है और जिस तरह से अभी जो सिनेरियो है नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा म्यूटेड रहता है बाजार में ग्लोबली, थोड़ा म्यूटेड डायरेक्शन रह सकता है एक दो महीना गोल्ड में। लेकिन ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट डिमांड बॉटम लेवल पे जब प्राइसेस थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा मुझे लग रहा है तो पिकअप होने के लिए कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा साइडवेज एक्टिविटीज है और बड़ा कोई मेजर ट्रिगर मुझे नहीं दिख रहा है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, इसका असर मेजर नहीं नजर आएगा, ये कहना है बितपुन जी का। और दिव्या जी, एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे। और हाँ, क्योंकि हम प्रेशियस मेटल्स की बात कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं उसे ध्यान में रखते हुए अगर स्ट्रैटेजी है तो वो भी हमारे तीनों एक्सपर्ट से जानेंगे। शुरुआत दिव्या जी आपसे करते हैं। गुड मॉर्निंग। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो चाइना ने जो पॉलिसी मेजर्स लिए उसका मेन कारण है कि उनको जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है वो उनको रोकना है, और साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है मार्केट के अंदर। ये जो मेजर हुआ है उससे शॉर्ट टर्म के लिए मे बी वहाँ के जो मार्केट है, स्पेशली द ज्वेलरी इंडस्ट्री, उसको थोड़ा सा मे बी इम्पैक्ट मिल सकता है, पर ओवरऑल ज़्यादा मेजर इंटरनेशनल जो है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अगर मैं आपको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो ओवरऑल जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है प्राइसेस के लिए, और डिस्काउंट हो चुका है। लास्ट वीक यूएसए और चाइना की जो मीट हुई थी, तो जो टैरिफ कम हुआ है ऑलमोस्ट 10%, तो लेस देन एक्सपेक्टेड है, तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से व्यू जो है सैलून राइस का रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है रेट कट की फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, वो पहले 90% थी, अभी घट के 70% हो चुकी है। तो जिस हिसाब से फेड ने जो तो हॉकी स्टांस रखा है, तो मे बी वो गोल्ड प्राइसेस को हायर लेवल पे इम्पैक्ट उसका हो सकता है। तो सैलून राइस का व्यू रखे, इंट्राडे में अगर प्राइसेस 1,22,000 के करीब आते हैं तो वहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 1,22,500 का रखे और टारगेट नीचे में 1,21,300 मेंटेन करें। तो चलिए, ये स्ट्रैटेजी मिलती हुई इस वक्त प्रेशियस मेटल्स की चाल पर दिव्या गगलानी जी की तरफ से। अनुज, आप बताइए, आपकी तरफ से इस वक्त गोल्ड सिल्वर पर करंट लेवल्स को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन रशिया यूक्रेन में एस्केलेट हुए हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और हमने देखा भी है कि पिछले हफ्ते काफी अच्छी रिकवरी गोल्ड और सिल्वर में आती हुई दिखाई दी थी। तो चांसेस है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। तो गोल्ड में करीबन 1,21,000 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1,20,650 का लगाएं। टारगेट 1,22,000 तक देखा जा सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि $4,030 से लेकर $4,040 तक के लेवल गोल्ड के देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, खरीदारी के मौके यहाँ से डेवलप किए जा सकते हैं। टारगेट, स्टॉप लॉसेस, अनुज गुप्ता की पूरी स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बितपुन जी, आपकी तरफ से गोल्ड सिल्वर पर कोई स्ट्रैटेजी इस वक्त? देखिए अभी मैं गोल्ड सिल्वर में दो पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ। देखिए ओवरऑल क्या है कि बाजार में एक करेक्शन के बाद एक बाजार पुल बैक ले रहा है, और अभी जो शॉर्ट टर्म में एक दो दिन का जो ट्रेंड है प्योर साइडवेज जैसा है। आइडियल जो सेलिंग है, अगर शॉर्ट टर्म में देखना है तो 1,00,000
1,24,500 के आसपास बनता है, जैसे कि ग्लोबली अगर देखते हैं तो 4140 के आसपास बनता है प्रॉपर सेलिंग लेवल, और नीचे 3950 का बनता है ओवरऑल आउटलुक। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट देख रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सो टेक्निकली लेवल लिखना पड़ेगा। सालों साल एक डिस्टर्बेंसेस हो सकता है डॉलर रुपी के मोमेंटम, उसमें काफी पुश हुआ है, अभी 89 के आसपास भी गोइंग फॉर पॉसिबल हो सकता है, इसलिए थोड़ा रेट्स थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। तो एक चीज ये हो सकता है कि अभी सामने जो मैं चार्ट दिख रहा है वहां पे 1,22,300 का बड़ा रेजिस्टेंस है, वो शायद अभी इमीडिएटली तोड़ना मुश्किल हो सकता है, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस ला के 1,21,800 के आसपास ले सकते हैं। नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है 1,20,700-800 के आसपास, वो टारगेट कर सकते हैं। तो एक रेंजिंग जैसा ट्रेड मुझे दिख रहा है जहां पे ऊपर लेवल पे सेल करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो डाउन साइड यहाँ से 1,20,700 तक के नजर आते हैं बिटपुंजी जी को। गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स जो हैं रेट कट बेट्स को डायल बैक कर रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त हम देख रहे हैं कई सारी खबरें हैं जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। वॉलेटाइल है और जो रिकॉर्ड लेवल्स का सिलसिला था वो बिल्कुल थमता हुआ यहाँ पर फिलहाल नजर आया ज़रूर है। गोल्ड एंड सिल्वर के साथ अब बात करते हैं एनर्जी पैक की। कच्चे तेल की चाल और नेचुरल गैस पर एक टेक हमारे एक्सपर्ट से बनता है। ओपेक प्लस ने जो ऑयल आउटपुट हाइक को पॉज किया बियॉन्ड दिसंबर, उसने कई हद तक कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। कच्चे तेल की चाल अगर देखें, ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के लेवल्स पर, नेचुरल गैस में हालांकि बिकवाली है। WTI क्रूड $61 प्रति बैरल और दोनों में करीब आधे % तक की कह सकते हैं तेजी। WTI एज वेल एज ब्रेंट क्रूड। घरेलू बाजार पर भी कच्चे तेल की चाल पर नजर होनी चाहिए। अनुज, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे एनर्जी पैक पर, आपका टेक बोथ ऑफ इट, क्रूड एंड नेचुरल गैस पर, आप बताइए। देखिए, लास्ट वीक एंड पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक तो ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया है करीबन 1,37,000 बैरल का, तो उससे कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ सकती है। बट उसके साथ साथ जो रशिया यूक्रेन में ऑयल फील्ड पर अटैक हुआ है वो कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्ब कर सकता है। और उसके साथ हमने देखा कि WTI और ब्रेंट दोनों के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली। WTI ऑलमोस्ट $60 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, ब्रेंट में भी करीबन $64 के ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुई है, प्लस सप्लाई जो डिस्टर्ब हुई है उससे काफी हद तक लग रहा है कि भावों को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। तो क्रूड के अंदर करीबन 5400 के आसपास खरीदारी करें, 5330 का स्टॉप लॉस लगाए, 5500 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो आगे विंटर सीजन की डिमांड है। लास्ट वीक नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी काफी ड्रॉ डाउन हुई थी, और कहीं ना कहीं विंटर सीजन की डिमांड की वजह से लग रहा है कि नेचुरल गैस के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो करीबन 360 के आसपास खरीदारी करें, 352 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 372 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल नेचुरल गैस और क्रूड पूरे एनर्जी पैक की, तो यहाँ पे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के अंदर ही खरीदारी देखने को मिल सकती है। विंटर सीजन की डिमांड, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई डिस्ट्रप्शन, ये मुझे लगता है कि दोनों फैक्टर एनर्जी सेगमेंट के लिए काम करेंगे, और यहाँ पे दोनों के अंदर ही खरीदारी का ट्रेड इस वीक के लिए बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए एनर्जी पैक में नेचुरल गैस एज वेल एज क्रूड में खरीदारी के ट्रेड, अनुज गुप्ता की राय। 5,500 के टारगेट्स को ध्यान में रखे कच्चे तेल की चाल में। घरेलू बाजार में भी आधे % तक के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और साथ ही नेचुरल गैस में 372 तक के लेवल्स, 352 का स्टॉप लॉस, 365 के लेवल्स पर ही कर रहा है कामकाज। आपसे देवैया जानना चाहेंगे, क्रूड, नेचुरल गैस इन पर्टिकुलर किस तरह के टेक्स यहाँ से आप देखते हैं? अगर कच्चे तेल के चाल के बारे में बात करूं तो न्यूज फ्लो नेगेटिव है। एक तरफ से ओवर सप्लाई कंसर्न है, ओपेक प्लस ने जो आउटपुट इंक्रीज किया होने करने वाले दिसंबर महीने से, और साथ ही साथ एक जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो ओवरऑल में और प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइजेस ने एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है, एक 5,400 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन कर रहे हैं काफी समय के बाद। एक पॉजिटिव फैक्टर है प्राइजेस के लिए। तो जब तक प्राइजेस 5,300 के ऊपर इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स का व्यू रहना चाहिए। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 5,400 का जो कॉल ऑप्शन है 150 आता है, तो वहां पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 120 का रखे, और टारगेट ऊपर में 190 का मेंटेन करके चले। नेचुरल गैस की मैं बात करूं तो प्राइजेस जो है 370 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहे काफी टाइम से। वेदर आउटलुक भी उसका काइंड ऑफ मिक्स है नाउ। विंटर सीजन में भी स्टार्ट होगी मे बी, तभी अगर प्राइस अगर डिमांड अगर बढ़ता है, सप्लाई अगर फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो तभी हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि मे बी रेंज बाउंड ही रहे 340 से लेकर 370 के बीच में। इंटरडे के लिए सेल ऑन राइज करना चाहिए। 370 का जो पुट ऑप्शन है बाई से करीब आता है, तो वहां पे बाई करें, स्टॉप लॉस हम 19 रुपीज का रखे, और टारगेट ऊपर में 26 का मेंटेन करें। ओके, और बिटपुंजी, कोई टेक एनर्जी पैक की चाल पर आपकी तरफ से?
देखिए मुझे तो क्रूड ऑयल में साइडवेज दिख रहा है, कोई बुलिश ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है। बाजार में जिस तरह से बॉटम बना था 5,000 से 5,500 के आसपास बाजार गया था, ये मोस्टली शॉर्ट कवरिंग है और यहाँ से रैली नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ ठीक है सीजन का एक है, अ, ठंड का सीजन आ रहा है, यूएस में हीटिंग ऑयल का डिमांड हो सकता है, वो सारा सब नेचुरल गैस का उस तरह से डिमांड आ रहा है जिस तरह से हेनरी हब का बड़ा एक ड्रॉप भी हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है हाँ अपसाइड थोड़ा हो सकता है, लेकिन शार्प अपसाइड नहीं हो। मैक्स टू मैक्स 5,600 650 उस तरह का लेवल शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे जो लग रहा है इंट्राडे में मुझे नहीं लग रहा कि 5,530-40 के ऊपर जा पाएगा। तो 5480 5490 के आसपास में क्रूड ऑयल के लिए इंट्राडे बेचने की कोशिश करूंगा। 5570 के आसपास स्टॉप लॉस होगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली डाउन साइड भी नहीं हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा डीप आएगा, 5370 5380 का टारगेट रहेगा। वेरी नेचुरल गैस का जिस तरह से सीजनल डिमांड है और जिस तरह से चार्ट का ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट है, और जिस तरह से शार्प रैली है दो लास्ट वीक का, तो डिप्स में बाइंग ही करना चाहिए। और ये दिसंबर नवंबर मतलब नवंबर भी चल रहा है, दिसंबर जनवरी के आसपास लग रहा है कि भाव 425 425 450 तक भी जा सकता है, जो भाव अभी 358 360 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक चीज अच्छा है कि हम लोग के एमसीएक्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है नेचुरल गैस का, तो उसके लॉट साइज भी कम है, तो स्टैगर्ड मैनर से लोग वहां पे ले सकते हैं। थोड़े जो भी दिसंबर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट हो उसको ले सकते हैं, डिक्लाइन में बाय कर सकते हैं। और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में जो देख सकते हैं कि 358 357 के आसपास कोई भी डीप आता है तो बाय कर सकते हैं इंट्राडे या के हिसाब से। 348 347 के आसपास स्टॉप लॉस बनेगा। वेरी इमीडिएट टारगेट 370 372 का रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में टारगेट 425 से 450 तक है। तो पोजिशनल हिसाब से कोई डिप में बाय कर सकते हैं। 320-25 के आसपास जो पोजिशनल ट्रेडिंग है उनका स्टॉप लॉस मान के चलना पड़ेगा, और प्रीफरेबली मिनी कॉन्ट्रैक्ट में स्टैगर्ड मैनर में करें। ऑलराइट, तो चलिए ये एक टेक हमें एनर्जी पैक की चाल पर मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बेस मेटल्स और साथ ही एग्री कमोडिटी पर बातचीत हम जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आइए बेस मेटल्स की चाल पर एक नजर डालते हैं। बेस मेटल में निकल, कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर और जिंक में हम देख रहे हैं हल्की सी बढ़त के साथ, एल्यूमिनियम के वायदे में भी बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला है। अनुज, बेस मेटल्स की चाल को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं आप? देखिए लास्ट वीक में हमने कॉपर और जिंक दोनों के अंदर ही एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा था। इवन अगर आप देखेंगे तो लगातार 3 हफ्तों से दोनों ही मेटल एक अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से चाइना और यूएस के बीच रेयर अर्थ मेटल को लेकर डील हुई है, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक सपोर्टिव रहेंगे बेस मेटल। तो यहाँ पे दोनों के अंदर ही खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर और जिंक में इन्वेंट्री भी दोनों का एक स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी सपोर्ट मिलेगा। तो कॉपर और जिंक दोनों में खरीदारी का ट्रेड रहेगा। कॉपर में करीबन 1007 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 1000 का लगाएं, टारगेट 1018 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में कॉपर एक बार 1030 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 300 के आसपास, स्टॉप लॉस 297 का लगाएं, टारगेट 305 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और जिंक दोनों में ही पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। हालांकि एल्यूमिनियम के अंदर भी हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, और एल्यूमिनियम के भाव भी ऊपर में 290 से लेकर 300 तक दिखा सकते हैं। दिव्या जी, आपको कुछ पसंद आ रहा है बेस मेटल्स की चाल में? कॉपर, जिंक में हम देख रहे हैं अप मूव्स के साथ 0.5% गेन्स इस वक्त हैं। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट में जो उतार चढ़ाव है उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है बेस मेटल्स की चाल पर, लेकिन क्या टेक होगा? ओवरऑल मैं अगर कॉपर की बात करूं तो प्राइजेस एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं काफी टाइम से, 1000 के ऊपर सस्टेन है। मैं आज एक इम्पोर्टेंट डेटा है चाइना का सीपीआई डेटा, और शाम को यूएसए का भी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। तो ट्रेडर्स की नजर इस डेटा के ऊपर रहेगी। अगर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है डेटा में तो हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है कॉपर के अंदर। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि प्राइजेस सस्टेन करते हैं 980 के ऊपर, तो 1050 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इंट्राडे की मैं बात करूँ तो बाय डिप्स कर सकते हैं अराउंड 1005 लेवल। स्टॉप लॉस हम 1000 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 1012 का मेंटेन करके चले। तो चलिए ये कराए कॉपर पर बनती हुई। बितपुन जी, आपको कोई पर्टिकुलर बेस मेटल पसंद आ रहा है? देखिए बेस मेटल में जो वाइब्स है या जो ट्रेंड है थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव है। और दूसरा चीज है बेस मेटल में कॉपर में थोड़ा सा लॉट साइज ज्यादा है, प्राइसेस भी भाव भी ज्यादा हो रहे हैं, तो वोलेटिलिटी के कारण छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ तो ट्रेड नहीं कर पा रहे, जैसे कि पहले 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस से बनता है। लग रहा है कि कॉपर में मुझे 1016 टू 1018 हो सकता है, टेस्ट कर सकता है, दिख रहा है टेस्ट कर सकता है कॉपर।
और जिंक भी 304 टू 305 के लिए जा सकता है। और आज तो यूएस का डेटा है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेक्टेशन इज बिलो 50, मतलब कॉन्ट्रेक्शन दिखा रहा है। एनीथिंग अबव 50 कैन बी ए पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द मार्केट्स बेस मेटल के लिए, तो वो हो सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन। और एक डॉलर रुपी का जिस तरह से अभी अपवर्ड मोमेंटम ट्रेजेक्टरी है, तो डॉलर प्राइस जितने भी कमोडिटीज है उसमें थोड़ा पॉजिटिव मूव आ रहा है लोकली। तो यहाँ पे हो सकता है 101615 हो सकता है आज के लिए, लेकिन प्रॉपर जो बाइंग लेवल है इस लाइक सम 104 या 105 के आस बाइंग है, स्टॉप लॉस बिलो 997, तो टारगेट मेरा 1016। इफ समबडी वांट टू लुक एट अदर कमोडिटीज तो वहां पे जिंक में भी देख सकते हैं बाइक के लिए 298 इज ए स्टॉप लॉस, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा। 305 टू 306 इज अ टारगेट फॉर जिंक। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर्स एंड डेटा पॉइंट्स हैं जो कि आज स्लेटेड हैं, आने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट बेस मेटल की चाल पर पड़ेगा। अनुज, समय की पाबंदी है लेकिन क्विकली मसालों की चाल पर, स्पाइसेस पर आपसे एक टेक। धनिया में करीब 1% की तेजी है, जीरे के दाम में हल्की सी बढ़त के साथ कामकाज है, हल्दी में गिरावट है, और ग्वार पैक पर भी इस वक्त सेंटिमेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं। कोई पर्टिकुलर टेक अगर एग्री मार्केट पर क्विकली बताइएगा। देखिए, मसालों में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, तो जीरा यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो जीरा के अंदर अगेन बाय कॉल रहेगा, करीबन 20,000 के आसपास जीरा में खरीदारी करें। 19,800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 20,600 तक देखने को मिल सकता है। टर्मरिक के अंदर भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। 14,800 के आसपास 14,500 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 15,300 तक देखने को मिल सकता है। तो निर्यात मांग बढ़ने की वजह से हमें लगता है कि मसालों को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो मसालों में जीरा, टर्मरिक, धनिया, तीनों में खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं ग्वार के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाईज बढ़ी है, हमें लगता है कि भावों में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ग्वार के अंदर करीबन 4770 में बिकवाली करें, 4820 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 4700 तक देखने को मिल सकता है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए, तो बिल्कुल एग्री कमोडिटी पर भी ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ। हमारे तीनों गेस्ट दिव्या जी, अनुज जी और विपुन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। मुनाफे की मंडी को तो हम यहीं समेटने वाले हैं।